मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, डेस्टिनी 144 में हैं आप और आज एक खास टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडी गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न आते हैं। स्थानीय स्वशासन दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण स्तर पे और एक शहरी स्तर पे। तो ग्रामीण और दूसरा होता है शहरी। देखिए दोस्तों, शासन करने की अलग अलग प्रणाली रही है, राजतांत्रिक प्रणालियाँ, प्रजातांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है। लोकतंत्र को हम थोड़ा सा आज समझेंगे, इसके बाद में वापस हम स्थानीय स्वशासन पे आएंगे। डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, लोकतंत्र समझेंगे यहाँ पे। लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं। और ये जो परिभाषा जिस शख्स ने दी, जिस व्यक्ति ने इसको इजाद किया, उनका नाम था इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। किसने? इब्राहिम लिंकन। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में आप में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट था, नस्लवाद, रंगभेद को लेकर। और इस खाई को मिटाने का अगर सबसे बड़ा प्रयास अगर किसी ने किया बड़े लेवल पे, तो वो थे इब्राहिम लिंकन साहब, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 1860 के दशक में मैंने एक नाटक देखते हुए इनकी हत्या कर दी गई, गोली चलाई गई इन पे और बाद में इनकी मृत्यु। तो दोस्तों, इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी की परिभाषा दी, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अगर जनता स्थानीय रूप से खुद पे शासन करती हो, अपना स्थानीय लेवल पे अपना शासक खुद चुनती हो, तो उसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। जैसे कि कोई भी शहर हो, जैसे कि अजमेर हो या फिर भिलवाड़ा हो या केकड़ी हो, साफुरा, अगर इस स्तर पर अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी रूप से अगर कोई शासन कर रहा हो, तो उसको कहते हैं लोकल बॉडी गवर्नमेंट। गाँव के स्तर पर भी ग्राम पंचायत होती है, उसमें सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान होते हैं, जिला परिषद स्तर पर अगर हम बात करें तो जिला प्रमुख होते हैं, नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद में सभापति और नगर निगम में महापौर। तो ये प्रमुख होते हैं। तो ऐसे इस लोकल बॉडी जो ये पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे स्थानीय स्वशासन। और आज इसी को हम समझेंगे। दोस्तों, पहले हमने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, ये सदियों से भारतीय सिविलाइजेशन का, सभ्यता का पार्ट रहा है, अंग रहा है। और भारत में जितनी भी सभ्यताएं आई, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हो, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा सभ्यता हो, या उसके बाद में वैदिक सभ्यता हो, उत्तर वैदिक सभ्यता हो, तमाम सभ्यताओं में भी लोकतंत्र रहा है और ग्रामीण स्तर पर रहा है, ग्राम स्तर पर। और जब ग्राम स्तर की आज हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम स्तर पर जो लोकतंत्र रहा है वो क्या, उसी को हमने क्या कहा? स्थानीय स्वशासन का। तो बात करेंगे कि गांव स्तर पर गांव के मुखिया को किस सभ्यता में या किस समय क्या कहा जाता था, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। 2-3 बार ये प्रश्न आया भी है, हिस्ट्री से ये अच्छा प्रश्न बनता है। तो सिंधु काल की हम बात करें, इंडस काल की बात करें, तो उस समय स्क्रिप्ट हमने, अब लिपि जो थी वो हम पढ़ नहीं पाए, तो उस सभ्यता को आज तक हम जान नहीं पाए या समझ नहीं पाए, उसकी भाषा को नहीं समझ पाए। तो हम नहीं कह सकते कि उस वक्त मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन के बाद में, सभ्यता के बाद में जो सभ्यता भारत में विकसित हुई, उसको कहते हैं आर्य सभ्यता। आर्य का मतलब होता है पवित्र या उच्च, और आर्य सभ्यता को हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, है ना। वेद, जिस वेद का मतलब होता है जानना, ज्ञान। वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। आर्य का मतलब होता है पवित्र या उच्च। ठीक है, आप ये भी याद रखें, अलग अलग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों,
सिंधु काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण भाषा तो क्या थी? संस्कृत थी, जिसमें वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, उपनिषदों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई, आरण्यक लिखे गए, तो बहुत कुछ लिखा गया उस वक्त। तो वैदिक काल में गांव के प्रमुख को कहा जाता था, वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल वैदिक सभ्यता की बाद में, चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो, देखो वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है ऋग्र वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्र वैदिक काल का सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है, और उसके बाद में जो अन्य 3 वेद हैं, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल, ग्रामीणी इसको कहा गया। वैदिक सभ्यता के बाद में मौर्य काल आया, मौर्य काल, इसमें कहा गया ग्रामिक। ये कौन है? गांवों के प्रमुख। ठीक है, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो मौर्य काल, मौर्य काल कब, कौन मौर्य काल का क्या संदर्भ है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने गणानंद को, नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक गणानंद, उसको हराया चाणक्य की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से, और उसके बाद में मौर्य काल की स्थापना की गई। मौर्य काल या मौर्य शब्द जो आया, मूरा शब्द से आया। मूरा इनकी माता का नाम बताया जाता है। और मौर्य क्षत्रिय वंश जो गोरखपुर के पास में, दोनों ही चीज़ें याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मूरा, और जिस वंश से संदर्भ रखते थे वो गोरखपुर से, मौर्य क्षत्रिय वंश से इनका संदर्भ था, तो ग्रामिक कहा गया। इसके बाद में फिर अलग अलग समय पे अलग अलग गुप्त काल आया, फिर सुंग, हूण, जितने भी वंश, ये सभी चीज़ें हैं, राजपूत। और राजपूतों के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में सल्तनत काल की हिंदुस्तान में शुरुआत हुई। और सल्तनत काल में गांव के प्रमुख को बेसिकली कोतवाल नाम से जाना गया, और मुगल काल में भी उसी गांव के प्रमुख को क्या कहा जाने लगा? कोतवाल। तो मुगल काल की बात करें, मुगल काल, कोतवाल। मुगल काल कहाँ से? कौन? फरगना का उमर शेख मिर्जा का पुत्र बाबर हिंदुस्तान में आया, और बाबर से लेकर आप मान सकते हैं 1857 तक, बहादुर शाह जफर की मृत्यु तक मुगल काल रहा। उसका हालांकि जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, विशेष रूप से ये कड़ी जो रही, इनकी जो पीढ़ी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीढ़ी रही। इसके बाद में औरंगजेब के बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और उसके बाद में मुगल काल इतना मजबूत नहीं रहता है। लेकिन मुगल काल से प्रश्न आ सकता है, गाँव के प्रमुख को उस वक्त क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। अब मुगल काल के बाद में 1857 तक जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई, या इस टाइम ऑफ पीरियड में भारत पे शासन करना जिस लोगों ने, जिस समुदाय ने शुरू किया, उसी को हम कहते हैं अंग्रेज। और आज हम अंग्रेजों के द्वारा किए गए सभी चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। तो अंग्रेजों ने भी स्थानीय स्वशासन को लेकर काफ़ी प्रयास किए, सरकारी तौर पर भी, और जनता तक, अंतिम समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक किस प्रकार से विकास किया जाए, उसको विकास की बागडोर से किस प्रकार से बांधा जाए, उसका किस प्रकार से उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, यही तो विकास, यही तो समाजवाद है, यही तो शासन करने की मूल धारणा है कि जो समाज का जो गरीब से गरीब तबका है उस तक किस प्रकार से हम शासन अपनी व्यवस्था को पहुंचाएं, अपने काम को पहुंचाएं, उनको सिस्टम से किस प्रकार से कनेक्ट करें, यही स्थानीय मोडी है और यही पूरा सिस्टम है। और इसी पे आज हम बात करेंगे गाँवों के विकास के लिए, गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए पहली बार अंग्रेजों ने बड़े मोटे तौर पे जो प्रयास किया, बड़े लेवल पे जो प्रयास किया, वो किया जिला बोर्ड के गठन के द्वारा, स्थानीय बोर्ड के गठन के द्वारा। कौन थी जिन्होंने ये स्थापना की? उनका नाम था रिपन। 1882 में लॉर्ड रिपन ने
जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड, ठीक है, जिला बोर्ड या स्थानीय बोर्ड का गठन किया, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। आप ये पूरा याद रखेंगे कि 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन भारत के क्या थे, वॉइसरॉय थे। जिला बोर्ड व स्थानीय बोर्ड का गठन किया, स्थानीय बोर्ड जिला स्तर पे जिला बोर्ड बनाया गया, स्थानीय लेवल पे लोगों के विकास के लिए एक स्थानीय बोर्ड बनाया गया, और इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। तो प्रत्येक एक एक लाइन का मीनिंग आपके सामने है। 1882 वो वर्ष था, इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। इन्होंने रिपन के समय में भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई, व्यवस्थित जनगणना करवाई, व्यवस्थित जनगणना 1880-81 में, ठीक है। भारत में पहली जनगणना की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो ने करवाई, मेयो ने प्रथम जनगणना करवाई, जनगणना 70-71 में, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड मेयो, जिन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की, बाद में अंडमान निकोबार में एक अफगानिस्तान के एक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद में वॉइसरॉय की अगली घड़ी में रिपन का नाम आता है, और रिपन 80 से 84 तक रहते हैं, और जिला बोर्ड और स्थानीय बोर्ड का वो क्या करते हैं, गठन करते हैं, स्थापना करते हैं। तो 82 के अंदर ऐसा किया जाता है, तो इसीलिए रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, जनक या पिता एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने गठन तो कर दिया साहब, किन्होंने, रिपन ने गठन तो कर दिया, लेकिन कानूनी रूप से वैधता देना भी एक बात होती है, और कानूनन रूप से जब इनको बड़े मोटे तौर पे वैधता देने की जो बात की गई, सरकारी ऑफिशियली रूप से सरकार ने जो बड़ी बात कही, कानूनी रूप से इनको मान्यता देने की बात, वो कब गई, वो कही थी 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए। ये वही सुधार है जिसमें भारत में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार अगर विश्व स्तर पे बात करें तो सबसे पहले किसने दिया, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने दिया। 1893-94 की बात है दोस्तों। इस समय न्यूजीलैंड पहला देश था विश्व का जिसने महिलाओं को विमेन वोटर राइट्स जो है, महिला मतदाता अधिकार आप कहेंगे, तो ये लेके आए। न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया कोऑर्डिनेट में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, और विश्व में सर्वाधिक ईमानदार देशों में न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा नाम है। सर्वाधिक दूध भी यहाँ पैदा होता है अगर विश्व स्तर पे प्रति व्यक्ति की, और जानवर काफ़ी रखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जानवर रखने वाला देशों में भी न्यूजीलैंड का नाम आता है, तो याद रखें। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। इसमें स्थानीय बोर्ड व जिला बोर्ड को जो कब रिपन के समय में जो लागू हो रहे थे उनको कानूनन मान्यता दी गई। जिला बोर्ड व स्थानीय बोर्ड कानूनन मान्यता दी गई, ठीक है। 1919 में साइमन कमीशन भी इसी के बेस पे आया था। 1919 में सबसे बड़ी एक घटना हुई थी
13/04/1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बेहद बड़े लेवल पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई और जिसके कारण भारत में सैकड़ों की संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। प्रोफेसर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो दो बड़े लीडर थे, इन्हीं की गिरफ्तारी की गई थी रॉलेट एक्ट के द्वारा। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण रूप से भारतीय लोग इकट्ठा हो रहे थे जलियांवाला बाग जो एक जगह है अमृतसर में, और वहाँ पर जनरल डायर ने ये काम किया, बहुत बड़ा नरसंहार करवाया, ठीक है। तो ये जिला बोर्ड और स्थानीय बोर्ड को मान्यता देने का काम कब किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन थे? वॉइसरॉय, ठीक है। ये जरूर अच्छा परचम बहुत जानना जरूरी है। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत के सचिव थे उस समय के। चेम्सफोर्ड कौन थे? वो कौन थे? वॉइसरॉय थे। दोस्तों 1858 में क्राउन के राज के दौरान पहली बार भारत में भारत सचिव पद बनाया गया। 1858 में भारत सचिव पद बनाया गया। सर स्टैनले वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। पहले भारत के भारत सचिव थे सर स्टैनले। 1858 में बनाया गया। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 आया गया, जिसमें जिला बोर्ड और स्थानीय बोर्ड को कानूनी रूप से मान्यता देने की बात की गई, ठीक है। और इसी 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में तुर्की के खलीफा को हटाने के बाद में भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन, जिसमें अली ब्रदर्स ने बहुत, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया, जिसमें महात्मा गांधी ने विशेष रूप से इसका समर्थन किया था। तो फिर 1919 के बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारत में बहुत बड़े लेवल पे। ये तमाम चीज़ें आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। तो आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? स्थानीय बोर्ड ही है, तो इसी पे हम रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर धीरे धीरे 1919 के बाद में अलग अलग रिपोर्ट्स बनी, नेहरू रिपोर्ट आई। फिर वापस महात्मा गांधी ने गाँवों को लेकर काफ़ी बड़े लेवल पे बात की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। बहुत बड़ा भारत की आत्मा ये आप कथन किसका है? एम के गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। ये कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने एक अपनी रचना द पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया की बात कहेंगे कि आज़ाद भारत की तस्वीर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, इसमें कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। और महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर समाज कैसा हो, इसकी सबसे पहले बात की थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस आत्मनिर्भरता की आज पूरे जोरों शोरों से कह रहे हैं, और यही महात्मा गांधी का ध्येय था। तो गाँव में भारत की आत्मा रहती है। और एक कथन किसी नॉर्मल सामान्य पीपल का, सामान्य आदमी का नहीं था। देश के सबसे बड़े योद्धा, क्रांति, भारतीय आज़ादी के सबसे बड़े प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ समझने की जरूरत है। महात्मा गांधी के एक शिष्य थे नारायण अग्रवाल, और उन्होंने अंबेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनसे रिक्वेस्ट भी की और उन्होंने कहा कि गांधीवादी विचारों को इस संविधान में जगह देनी चाहिए। और भारत के चौथा, जो भारतीय संविधान का चौथा जो भाग है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से हमने लिए हैं। विश्व में दो ही देश ऐसे हैं जिसमें नीति निर्देशक तत्व काम करते हैं, एक तो भारत और एक है आयरलैंड। आयरलैंड और भारत में नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ से नारायण अग्रवाल ने कहा कि आप महात्मा गांधी के विचारों को इस भाग में जगह दें। इन्हीं के कहने पर
भारत के संविधान के 40वें अनुच्छेद में ग्राम पंचायत और या ग्राम सभा कह लीजिए, इनको लेकर गठन की बात की गई। ठीक है, ये पूरा आगे हम देखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे अनुच्छेद 40 जो बेसिकली कौन से भाग में है, भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और कौन सा है अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल, कौन सा है 40, इसमें है ग्राम पंचायत का गठन। कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में यहाँ ग्राम सभा लिखा गया है, कहीं जगह पे आपको ग्राम पंचायत लिखा हुआ आएगा, तो आप ऐसा कंफ्यूज ना हो। आप अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन हो तो ज़्यादा बेटर आई थिंक ये रहेगा, ग्राम पंचायत का गठन, या आप ग्राम सभा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा, इसको भी आगे पूरा हम समझेंगे जब अनुच्छेद 243 पढ़ेंगे, उसमें पूरा ग्राम सभा कैसे गठन होता है, कौन कितना उसका कोरम होना चाहिए, अध्यक्षता कौन करता है, पूरी चीज़ आएंगी। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में, कौन से भाग में, भाग 4 में। उस भाग 4 का जो शीर्षक है वो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। किसकी अनुशंसा पे, गांधीवादी नारायण अग्रवाल के कहने पर। ठीक है, ये भी याद रखें, ये सिफारिश पूछी जा सकती है। नारायण अग्रवाल गांधीवादी विचारों से ये ओतप्रोत थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और इन्हीं के कहने पर ग्राम पंचायत का एक प्रावधान रखा गया अनुच्छेद 40 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से दो बड़ी चीज़ें ली गई है, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और एक लिया गया कि राज्यसभा के अंदर 12 जो सदस्य मनोनीत होंगे अनुच्छेद 80 के द्वारा, वो कौन से फील्ड से आएंगे, और उन सदस्यों के गठन के द्वारा उन सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार से होगा, और कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। समाज सेवा हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, कला हो, इन क्षेत्रों से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया, और विशेष रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। हमने पहले भी बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि भारत और राज्य आयरलैंड के अलावा विश्व में किसी भी देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो गांधीवादी नारायण अग्रवाल ने ऐसा कहा, अनुच्छेद 40 को लेकर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत आप कह लीजिए, इसके गठन के बारे में बात की गई। ठीक है दोस्तों, देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। 1942 में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन हो, फिर उसके बाद में 44-45 में वेवेल योजना, शिमला समझौता, 1946 में कैबिनेट मिशन, 47 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना जून में पेश की गई। जुलाई में क्लाइमेट एटली, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम संसद में रखा, ब्रिटेन की संसद में रखा। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी, और 14 अगस्त को भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में बनाया गया। तो आज़ाद हम हो गए थे। और आज़ादी के बाद में गाँवों का विकास किस प्रकार से हो, गाँव या शहरों पर जो लोग जो स्थानीय लोग हैं उनकी पहुंच सरकार तक कैसे रहें, इन पे कोई ऐसा विशेष बड़ा कदम नहीं लिया गया। हालांकि अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा जरूर डाली गई। इसको लेकर 1952 में एक कार्यक्रम, एक बड़ा लेवल पे कार्यक्रम रखा गया सरकार की ओर से, जिसको कहा गया स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई भारत में। 2 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जयंती, और
गांधी जी ने, हमने पहले कहा कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, कथन भी महात्मा गांधी का रहा है। और किस प्रकार से गांधी जी इस देश में गाँव का विकास चाहते थे, हम खुद समझ सकते हैं। चाहे वो दांडी मार्च हो, सविनय अवज्ञा हो, चाहे इससे पहले असहयोग हो, स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तमाम चीज़ों में उन्होंने गाँव की बात कही है। और अपनी पत्रिका, जो हरिजन पत्रिका हो, चाहे अलग अलग समय पर उन्होंने जो अलग अलग पत्रिका निकाली, उनमें भी उन्होंने गाँव का जिक्र किया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई। बहुत अच्छा प्रश्न। किस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा होना चाहिए? तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। और किस व्यक्ति ने शुरुआत की? के.एम. मुंशी ने क्या कहा? सिफारिश की। सिफारिश की। किसने शुरुआत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। आपने प्रधानमंत्री की हमारी सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, इनके बारे में हमने पूरा बताया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, गांवों के विकास के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहां से एक अच्छा प्रश्न आता है कि किस देश ने मदद की इस कार्यक्रम को लागू करने में, इस कार्यक्रम को बड़े मोटे तौर पे सही बनाने में? अमेरिका ने, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका का एक फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन। तो फोर्ड फाउंडेशन कहाँ का था? अमेरिका का। शुरुआत की थी नेहरू ने, किसके कहने पर? के.एम. मुंशी के कहने पर। कौन सी डेट थी? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए? स्थानीय स्वशासन के लिए या सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए? विकेंद्रीकरण के लिए। विकेंद्रीकरण यानी कि शासन का एक केंद्र ना होकर शासन के विभिन्न केंद्र हो, ताकि जनता एक जगह पे अपना पूरा न रखकर अलग अलग काम को अलग अलग स्तर पे करवा सके। जैसे कि अब पंचायत स्तर का कोई काम हो, ग्राम पंचायत स्तर का कोई काम हो, तो किसके लेवल पे होगा? सरपंच के स्तर पे। ग्राम समिति का कोई काम हो तो प्रधान करेंगे। जिला परिषद पर जिला प्रमुख, ठीक है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र विधायक हो, है ना, संसदीय क्षेत्र में सांसद। ऐसे जो सत्ता का एक केंद्र न रखे, उस केंद्र को तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह पे अलग अलग रखें, तो उसी को हम क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का पिता किसको कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि शुरुआत किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो विकेंद्रीकरण का पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में विकेंद्रीकरण का पिता किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। के.एम. मुंशी ने सिफारिश किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। यूएसए का नाम हमने इसलिए लिखा क्योंकि यूएसए का एक फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन, जिन्होंने मदद किया। फोर्ड का एक ट्रैक्टर भी आते हैं, आप फोर्ड ट्रैक्टर वगैरह 4 व्हीलर के बहुत से साथ व्हीकल्स निकालती हैं। तो फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका से, ठीक है। और कब? 2 अक्टूबर 1952 को। 1952 भारत में जो चुनाव हुए, वो चुनाव भी कब हुए? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के चुनाव कब हुए? 1952 में हुए, ठीक है। पहली बार भारत में लोकसभा के चुनाव, आजाद भारत में चुनाव कब हुए? विधानसभा के, लोकसभा की, राज्यसभा की, राष्ट्रपति के, कब? 1952 में। हालांकि अक्टूबर 1951 से चुनाव शुरू हो गए थे, 1952 मार्च तक चले, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। विकेंद्रीकरण का अर्थ हमने बताया कि सत्ता का केंद्र एक जगह न रखकर अलग अलग जगह पे रखे, ताकि शासन हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विकेंद्रीकरण का पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन, दोनों आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो क्या ये कार्यक्रम सफल हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो नेहरू जी लेकर आए थे 52 में के.एम. मुंशी के कहने पर, क्या ये कार्यक्रम सक्सेस हुआ या नहीं हुआ? देखिए, इस कार्यक्रम में कुछ खामियां रही। सबसे बड़ी खामी रही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। आज भी भारत रिश्वतखोरी के मामले में विश्व में बहुत बड़ा नाम भारत का चलता है, और बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार आज गाँवों से लेकर बड़े बड़े शहरों में
बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। रिश्वत और भ्रष्टाचार की, करप्शन की वजह से पूरा भारत खोखला हो चुका है। दोस्तों, हम यहाँ पे रिश्वतखोरी पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस कार्यक्रम की असफल होने की वजह क्या थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल क्यों हुआ? अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था, भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है, तो करप्शन के कारण, रिश्वतखोरी के कारण, रिश्वतखोरी हो, करप्शन कर लीजिए, इसको भ्रष्टाचार कर लीजिए। आज भी भ्रष्टाचार तो हर जगह पर है। हर जगह पे अगर पैसा ना दे तो लोग काम नहीं करते हैं, और बड़े लेवल पे आज इंडिया में करप्शन हो रहा है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में असफल, यानी रिश्वतखोरी के कारण ऊपर से पैसा आ रहा था, ऊपर से कोई सामान भेजा था, कि माना कि दिल्ली से कोई भी चीज़ भेजी उन्होंने, गाँव तक वो चीज़ें पहुँच नहीं थी। जो बिचौलिए थे, जो बीच रास्ते में जो लोग थे, उन्होंने उनको बेच के या कुछ भी करके अपने काम में लिया। जिनको सामान पहुँचना चाहिए था, जो वास्तव में इसके लिए योग्य थे, उनके लिए पहुँच नहीं पा रहा था। इसलिए इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य इसके थे वो उद्देश्य की पूर्ति ये नहीं कर पाया। तो भ्रष्टाचार के कारण इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसके बाद में नेहरू जी ने सोचा कि अब कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, क्या करें, किस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जनता किस प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई, योजना आयोग आ गया, हमने रशिया के समाजवाद के मॉडल पे हम थोड़ा सा चल रहे थे, तमाम चीज़ें ऐसी थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भारत की विकास की महत्वपूर्ण भूमिका में रहें, लेकिन ऐसा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम फ्लॉप हो चुका था, पिट गया था पूरी तरह से। इसके बाद में भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक समिति का गठन किया, और उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता 1957 कह लीजिए इसको। इस समिति का गठन किया गया। क्या आप बताएं कि क्या करना चाहिए विकेंद्रीकरण के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए? इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने सन 58 में रिपोर्ट पेश की। कहाँ पर? संसद में। 57 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। 58 में इसी समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। कहाँ पर? संसद में, पार्लियामेंट में। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये भी याद रखें। अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग, ठीक है, याद रखें आप। दोस्तों, 58 में रिपोर्ट पेश की, और उसी रिपोर्ट के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना की। ठीक है, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज की स्थापना की। कौन सी समिति के कहने पे? बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज। दोस्तों, A to Z चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जहां पर भी मैं लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, और जो सामान्य रूप से भी महत्वपूर्ण है उसको भी हम बहुत अच्छे लेवल पे ला रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, गांव का नाम याद रखें, बगदरी गांव,
पंचायती राज की शुरुआत की? कौन से कितने स्तर की पंचायती राज की? त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की। और कौन सी समिति कहने पे? बलवंत राय मेहता समिति कहने पे गठन किया गया 57 में। 58 में इन्होंने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला, जो अजमेर संभाग में आता है, अई छत्रपुर जिसको आप कह सकते हैं, इसमें इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? यहाँ पे बलवंत राय मेहता लिखेंगे पहले, बलवंत राय मेहता, इन्होंने कहा 57 कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। और त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, आप इसको ब्लॉक स्तर भी लिखेंगे, ब्लॉक स्तर, और जो जिला स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर की बात की गई। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, इसमें पंचायत समिति, और यहाँ पे आ जाएगा जिला परिषद। अगर ग्राम पंचायत में जो प्रमुख रहेगा उसको सरपंच, यहाँ पर प्रधान, और यहाँ पर आ जाएगा जिला प्रमुख। तो आप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत सरपंच, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति प्रधान, जिला स्तर जिला परिषद और जिला प्रमुख। त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर हो गए ना। 3 स्तर की बात कही। कार्यकाल इन्होंने 5 वर्ष का रखा इनका। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रखा? 5 वर्ष का। आगे की क्लासों में हम पूरा इसको पढ़ेंगे कि सरपंच कैसे बनते हैं, ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होती है। तो बलवंत राय मेहता, 3 नाम आ रहे हैं ना, बलवंत राय मेहता, 3 शब्द आ रहे हैं। तो 3 शब्द से आप सीधा सा याद रख सकते हैं कि 3 शब्द आ रहे हैं। तो यानी 3 स्तर इन्होंने बात की। 57 में इसका गठन, 58 में संसद में रिपोर्ट, 59 को बगदरी गांव नागौर जिला राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गांधी जयंती पर इसका उद्घाटन किया। ये साफ तौर पर याद रखना है। इसके साथ में पहला राज्य राजस्थान बना और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर जिला आंध्र प्रदेश का 11 अक्टूबर को इसका वहां पे इसका उद्घाटन किया गया, वहां पे इसकी शुरुआत की गई। तो पहला राज्य राजस्थान पायलट योजना के द्वारा ये आंध्र प्रदेश में पहले शुरू किया जा चुका था, लेकिन औपचारिक रूप से हम बता रहे हैं 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर जिला आंध्र प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र वगैरह अलग अलग राज्यों में इसको लागू किया गया। तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की, ये याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश में इसका स्थान किया गया, पहला राजस्थान हमारा राज्य बना। और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख। दोस्तों अभी की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।